सबसे पहले सर जॉन डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दिया, ठीक है, जो बाद में डिस्कार्ड हो गई, लेकिन एक बेस उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करके दिया। उन्होंने क्या कहा था जॉन डाल्टन ने कि जो एटम होता है वो इनडिविजिबल होता है, ठीक है, उसको फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ नहीं सकते, वही एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, एटम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, और भी पार्टिकल्स हैं। बेसिक हम लोग इसी की बात करते हैं कि प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, बट बियॉन्ड दैट पॉजिट्रॉन भी है, न्यूट्रिनो भी है, ठीक है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड न्यूट्रिनो क्या होता है? जो नेगेटिव न्यूट्रल होता है, इसका मास इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन होगा, बट ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। और भी पार्टिकल्स हैं, बट मेनली हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट आया, डाल्टन ने ये कहा कि एटम्स जो होते हैं, किसी एक एलिमेंट के सारे एटम्स हर प्रॉपर्टी में सेम होते हैं, दे आर सेम इन ऑल द प्रॉपर्टीज, चाहे मास हो, चाहे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, वो सब में सेम है, इवन मास भी सेम है। देन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई कि नहीं, ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनका एक ही एलिमेंट के कई एटम्स हैं जो कि हर प्रॉपर्टी में नहीं, मतलब मैक्सिमम प्रॉपर्टीज में वो सेम होंगे, बट कुछ एकाध प्रॉपर्टी जैसे कि मास में डिफर कर रहे हैं, तो ऐसे इनको क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का आइसोटोप लेंगे, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर इनका सेम है, ठीक है, बट मास नंबर डिफरेंट है। ये प्रोटियम हो गया, ठीक है, ड्यूटीरियम जिसका मास नंबर 2 है, ट्राइट्रियम जिसका मास नंबर 3 है, ठीक है। The atoms of an element may differ in some properties. जरूरी नहीं कि सभी प्रॉपर्टीज में सेम हो, कुछ प्रॉपर्टीज में डिफर भी करते हैं, जस्ट लाइक एटॉमिक मास में डिफर कर सकते हैं। और ऐसे एटम्स जो कि सेम एलिमेंट के हैं बट उनका मास डिफरेंट है, तो उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं, क्लियर। कार्बन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार्बन, इसके भी 3 आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर सभी के 6 हैं, एक का मास नंबर 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है, एंड दिस इज द आइसोटोप विच इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग टेक्निक है, उसमें C14 ही यूज होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, कि उन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल द प्रॉपर्टीज। अगर डिफरेंट एलिमेंट हैं, अलग भिन्न तत्व हैं, तो उनके जो परमाणु होते हैं वो सभी प्रॉपर्टीज में डिफरेंट ही होंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज में सेम भी हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लें, आइसोबार्स का एग्जाम्पल लें, जैसे कि आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन का 18 होता है, 19 एंड 20, ये इनके एटॉमिक नंबर से एलिमेंट्स डिफरेंट है, बट इनका जो मास नंबर है वो 40 है, ठीक है, मास जो है वो सेम हो गया, ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे? आइसोबार्स, ठीक। नेक्स्ट उन्होंने कहा डाल्टन ने कि एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब है बिफोर द रिएक्शन जितना मास था रिएक्टेंट का, आफ्टर द रिएक्शन जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनका मास इक्वल होता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा भी हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि जब कोई रिएक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो वो हीट कहाँ से आ गई? तो यहाँ पे जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है उसने मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप बताया बाय द फॉर्मूला, या आइंस्टीन इक्वेशन है, E इक्वल टू mc²। C पता है, स्पीड ऑफ लाइट, m इज द मास,
और E इज द एनर्जी, जो ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। बहुत सिंपल सा है, आप पानी में जस्ट फ्यू ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करेंगे तो टेस्ट ट्यूब आपकी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये एनर्जी कहां से आ गई, जरूर कुछ अमाउंट ऑफ मास वो कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, ठीक है। आया समझ में, ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। एंड द लास्ट पॉइंट फॉर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने कहा कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, उन्होंने कंपाउंड एटम भी नाम लिया था, वही है जो हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, दे कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे। बहुत इजी से एग्जांपल है, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, दे कंबाइनिंग इन सिंपल होल नंबर रेशियो। बट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने कहा कि हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो मिले ऐसा जरूरी नहीं है। जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पॉलीमर्स हैं, ठीक है, बहुलक जो बोलते हैं, बहुत इजी सा एग्जांपल ले, C12, ये सुक्रोज C12H22O11, ठीक है। तो ये सिंपल तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, 12:22:11। तो हमेशा सिंपल नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है और एक स्टेबल कंपाउंड हमें मिलता है, ठीक है। तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई, जो कि काफी चीजें हैं इसकी कि डिस्कार्ड भी हो गया लेकिन एक बेस मिला कि हाँ, डायरेक्शन मिला साइंटिस्ट को कि आगे इसके बारे में सोचा जाए, आगे एक्सपेरिमेंट्स हुए इसी को बेस मान के। तो उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट होते रहे तो पता चला डाल्टन की थ्योरी जो है वो डिस्कार्ड हो चुकी है, कई पॉइंट्स उसमें मैच नहीं करते थे। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जब एटम में कोई भी एटम इज इनडिविजिबल, उसमें कोई और छोटे पार्टिकल्स नहीं होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं होते हैं, बट विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो हम ये कहते हैं कि एटम डिविजिबल है, ठीक है। आपके सिलेबस में हम लोग डिस्कवरी नहीं पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं है, सीधे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो थॉमसन मॉडल अभी तक डिस्कवरी हो चुकी है कि प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो थॉमसन ने जो थॉमसन मॉडल था, उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का, पहली चीज उन्होंने कहा कि एटम जो है वो स्फेरिकल है, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम में, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज है वो एम्बेडेड है इस पॉजिटिव चार्ज में, जिसको नाम भी दिए गए, कौन कौन से नाम दिए गए, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोल सकते हैं, वाटरमेलन मॉडल बोल सकते हैं। वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है उसी को माना कि पॉजिटिव चार्ज है वो, और वो पूरे में फैला हुआ है एटम में। और जो वाटरमेलन में जो काले काले बीज होते हैं तरबूज में, वो माना गया कि वो इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज है, वो बीच बीच में पॉजिटिव चार्ज के एम्बेडेड है। यहां से मॉडल से ये तो आसान हो गया कि एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस चीज को तो एक्सप्लेन कर दिया थॉमसन मॉडल ने, बट आगे के जो एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, साइंटिस्ट शांत नहीं बैठते हैं, वो क्या, उनके एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, उनके जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं, वो जो है वो थॉमसन मॉडल से मैच नहीं कर रहा है कि ये मॉडल होना चाहिए एटम का, इससे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये मॉडल भी डिस्कार्ड हो गया। इसके बाद कौन सा मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। और रदरफोर्ड मॉडल भी उन्होंने ऐसे नहीं दिया, उन्होंने क्या करा, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कराया। वेरी पॉपुलर रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, और उसके जो कुछ ऑब्जर्वेशंस आए थे उसके बेसिस पे उन्होंने मॉडल दिया, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट।
ठीक है, इसके बारे में पढ़ा होगा। क्या लिया था? गोल्ड फॉइल लिया था, बहुत ही थिन शीट लिया था गोल्ड की, और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, अगर ये गोल्ड फॉइल ले रहे हैं, उसके जो एटम्स हैं इस तरीके से हम लोग ले रहे हैं। अभी उनको नहीं पता था कि बीच में इस तरह से न्यूक्लियस है, ठीक है, लेकिन इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उन्होंने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया, तो क्या ऑब्जर्वेशंस क्या आए थे? अप्रोक्सीमेटली 90% अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे निकल गए। तो ऑब्जर्वेशन क्या आया था? अबाउट 90% alpha particles got undeflected, या लिख सकते हैं passed through the gold foil undeflected, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, सीधे चले गए। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉल एंगल पे, ठीक है, स्मॉल एंगल बना के वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ लार्ज एंगल बना के डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा होगा। ठीक है, स्मॉल एंगल बन रहा है और कहीं पे ये लार्ज एंगल। एंड वेरी फ्यू, बहुत कम ऐसा होगा कि वो जिस पाथ पे गए और उसी पाथ पे जिस पाथ पे गए उसी पाथ को उन्होंने रिट्रेस कर दिया। ठीक है, जैसे बोलते ना उल्टे पांव लौटना। ठीक है, तो ये आया। तो सेकेंड पॉइंट में क्या था? वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट एट सम एंगल्स, ठीक है, मे बी स्मॉल एंगल्स और द लार्जर वंस। एंड द थर्ड वन, वेरी फ्यू, अप्रोक्सीमेटली ले ले 1 in 20,000, ठीक है, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक ही ऐसा होगा जो रिट्रेस करता है अपना पाथ, रिट्रेस इट्स पाथ, गया और वापस आ गया। ये ऑब्जर्वेशंस थे। अब इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ? ठीक है, कंक्लूजन, निष्कर्ष की बात करें कि क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ। उन्होंने कहा कि जब 90% पार्टिकल एकदम सीधे निकल गए तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम स्पेस जो एटम में है वो खाली है, इट इज एम्प्टी। ठीक है, और जैसे थॉमसन ने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि कुछ कुछ पार्टिकल्स जो है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स जो है वो दे आर डिफ्लेक्टिंग, ठीक है, एट सम और द अदर एंगल, और कुछ तो रिट्रेस भी कर रहे हैं अपना पाथ। इसका मतलब ये है कि जरूर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड है। वो थॉमसन मॉडल में जो बताया गया था कि पूरे में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसा नहीं है। क्लियर? तो और उस रीजन को क्या कहा गया था? न्यूक्लियस। ठीक है, आया समझ में? पहला उन्होंने क्या कहा कि मैक्सिमम स्पेस जो है वो एम्प्टी है, इनसाइड द न्यूक्लियस इट इज एम्प्टी। शॉर्ट में लिख रहे हैं, पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है। और सेकंड उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव मास है वो पूरे में नहीं फैला है, इट इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक, एंड द थर्ड पॉइंट उन्होंने ये बताया कि साइज ऑफ एटम एंड द न्यूक्लियस। तो उन्होंने कैलकुलेशन करा और बताया कि साइज ऑफ एटम is 10 raised to power minus 10 meters and that of nucleus, nucleus का साइज जो है 10 raised to power minus 15 meters। अगर इसको रिलेट करें तो कहेंगे जो क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल को अगर हम न्यूक्लियस माने, क्रिकेट खेला ही होगा, ठीक है, जो क्रिकेट बॉल का जो साइज होता है अगर उतना बड़ा हम न्यूक्लियस माने तो 5 किलोमीटर का रेडियस लेते हुए जो आपका स्फेरिकल रीजन बनेगा, दैट इज द एटम। इतना बड़ा एटम होगा। और पॉजिटिव चार्ज उस जो बॉल है आपका, जिसको हम न्यूक्लियस मान रहे हैं, उसके अंदर है। बाकी स्पेस उन्होंने कहा कि एम्प्टी है। फिर बाद में ये हुआ कि नहीं, उसमें एम्प्टी नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स उसमें रिवॉल्व कर।
आया है समझ में? पहले ऑब्जर्वेशन, ये कंक्लूजन से आ गए क्या स्पेस एम्प्टी है और जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे में नहीं फैला है, वो स्मॉल रीजन न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है एंड देन द साइज। ठीक, देन इसके बेसिस में उन्होंने अपना मॉडल प्रपोज करा जो कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है। तो उन्होंने कहा कि जो स्पेस वो कहते हैं कि खाली है वो खाली नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, उसमें ऑर्बिट में मूव करते हैं and these electrons they are held by electrostatic force of attraction। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्मॉल रीजन न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। तो ये 3 पॉइंट्स उन्होंने कहे। पहला पॉइंट, द एम्प्टी स्पेस, वो एक्चुअली एम्प्टी नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज द रीजन जहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, कंसंट्रेटेड है, थॉमस मॉडल की तरह पूरे में फैला नहीं है। एंड द थर्ड पॉइंट कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि दोनों ऑपोजिटली चार्ज है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में होगा, तभी वो एक तरह से जुड़े रहते हैं, वरना इलेक्ट्रॉन निकल गया ऐसा नहीं है। आया समझ में यहां तक? देन ये भी आपका जो रदरफोर्ड मॉडल है ये भी डिस्कार्ड हो गया। रीजन क्या था इसको डिस्कार्ड होने के लिए? रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, सर्टेन ऑर्बिट्स उसमें मूव कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक प्लैनेट मोशन, प्लैनेट से उसको रिलेट करा कि जैसे प्लैनेट्स उनके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, तो वहां तो फिर मैक्सवेल, साइंटिस्ट आए मैक्सवेल, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी उन्होंने दी है, उस पर काफी काम किया था। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कि उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, व्हेनेवर अ चार्ज्ड पार्टिकल move under the influence of another charged particle, it undergoes acceleration and it emits electromagnetic radiation। मतलब जब भी एक चार्ज पार्टिकल आवेशित कण दूसरे आवेशित कण के चारों तरफ घूमता है तो उसमें एक्सेलरेशन जरूर होता है। जहां जहां उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी वहां पे उसकी जो स्पीड है उसमें एक्सेलरेशन होता रहेगा, और जब एक्सेलरेशन होगा तो वो कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिसको कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि और अगर ये पॉइंट सही, क्योंकि थ्योरी है, उन्होंने काम किया, उन्होंने प्रूव किया इस चीज को, ऐसा होता ही है, और इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है उसमें बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। तो रदरफोर्ड का अगर हम मॉडल सही माने कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन में अपनी एनर्जी लूज करते रहे तो एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि वो अपनी सारी एनर्जी लूज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और एक टाइम पे जाके वो ये इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो घूम के जाके न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। तो यहां से क्या होता है कि इट अकाउंट्स फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। यहां से स्टेबिलिटी ऑफ एटम रदरफोर्ड नहीं बता पा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक पॉइंट ये भी निकाला कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वहां पे रुके हुए हैं, सिर्फ वहां पे प्रेजेंट है। जैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे प्लैनेट रिवॉल्व करते रहते हैं, वैसा नहीं है, बस वो रुके हुए हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में, वहां पे रुके हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, तभी भी आप एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बीइंग ऑपोजिटली चार्ज, द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन बीइंग ऑपोजिटली चार्ज, इनमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ये वापस से न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा, तो अगेन एटम की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगता है, उसको वो एक्सप्लेन नहीं करता है। सेकेंडली, अगर मान भी लेंगे चलो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, ऑर्बिट्स में है, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड द न्यूक्लियस, इसके बारे में भी रदरफोर्ड नहीं बता पाए। So these are the two major drawbacks. एक तो वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे, फर्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसको नहीं बता पाए थे, एंड सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों पॉइंट्स इनको नहीं बता पाए, तो दीज आर द ड्रॉबैक्स, ठीक है, तो इसलिए रदरफोर्ड मॉडल डिस्कार्ड हो गया। एनी क्वेश्चन सो फार, समझ में आया? प्रोसीड करें, ठीक है। तो अब अगर रदरफोर्ड मॉडल जो है वो डिस्कार्ड हो गया, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल डिस्कार्ड होने के बाद क्या हुआ, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम आया, ठीक है, लेकिन अचानक से ऐसे नहीं आ गया, कुछ एडवांसमेंट, कुछ डेवलपमेंट्स होते रहते थे साथ ही साथ, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि वेट करते कि नहीं रदरफोर्ड का मॉडल डिस्कार्ड हो जाएगा तब हम काम करना शुरू करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते रहते थे, तो कुछ डेवलपमेंट्स हुए। पहला डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम। क्लियर? क्या डेवलपमेंट्स थे? पहला, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, शॉर्ट में लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डुअल नेचर मीन्स इट हैज टू टाइप्स ऑफ नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, तरंग व्यवहार एंड कण व्यवहार, ठीक है। ये दोनों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये कहां से आई? अभी बताया था, जब भी एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ मूव करता है, एक्सेलरेशन होता है, तो वो कुछ अपनी एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, कुछ ऊर्जा वहां पे निकलेगी, ठीक है, और उन रेडिएशंस को कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। तो उनका जो है वो डुअल नेचर होता है, ठीक। दूसरा, साथ ही साथ कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा सामने आ रहा था, इसको भी रदरफोर्ड ने बिल्कुल कुछ अकाउंट नहीं किया था, ना एक्सप्लेन किया था, कुछ नहीं, ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा था, और ये सारे एडवांसमेंट साथ में होते जा रहे थे, ठीक। तो ये दो एडवांस डेवलपमेंट्स हुए। तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डुअल नेचर करेंगे, वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक। तो जब हम करेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, पूरा नहीं लिखा है शॉर्ट में, बट आप लिख सकते हैं पूरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक। जब हम वेव नेचर की बात करेंगे तो कुछ टर्म्स पहले सीख लें, फिजिक्स में काफी कुछ पढ़ा होगा वेव्स के बारे में। पहला है, जैसे ये अगर डायग्राम बनाएं, यही है वेव नेचर, ये रेस्ट पोजीशन होती है, ठीक है। पहला उसमें करते हैं व्हाट इज वेवलेंथ, रिप्रेजेंटेड बाय लेम्डा, लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। वेवलेंथ क्या होता है? ये जो आपको कर्व्स दिख रहे हैं अपर डायरेक्शन में, इनको बोलते हैं क्रस्ट, CREST, क्रस्ट, ठीक है, ये जो क्रस्ट है, और जो नीचे आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं ट्रफ, जो पीक पॉइंट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रफ, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। दो अगल बगल वाले जो क्रस्ट है उनके बीच की दूरी, या दो अगल बगल वाले जो ट्रफ है उनके बीच की दूरी। अगल बगल वाला लेना है, फर्स्ट और थर्ड वाला नहीं लेंगे, फर्स्ट और सेकंड लीजिए या सेकंड या थर्ड लीजिए, ठीक है।
या फिर थर्ड और फोर्थ के बीच की दूरी देखिए, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड लेम्डा, और यू कैन से इट इज द डिस्टेंस इन विच वन साइकिल कंप्लीट्स। एक साइकिल कंप्लीट होती है, यानी कि एक साइकिल ये यहां से लेके ये यहां तक, तो इतनी डिस्टेंस को भी आप लेम्डा कह सकते हैं, ठीक है। दो क्रस्ट लेंगे तो दो क्रस्ट मिलके भी तो एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, या दो ट्रफ लेंगे तो वो, ठीक है। और यू कैन से अ डिस्टेंस इन विच वन ऑसिलेशन कंप्लीट या वन साइकिल कंप्लीट होगा। क्लियर? लेम्डा। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्रस्ट, या ट्रफ भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी, फ्रॉम द रेस्ट पोजिशन। रेस्ट पोजिशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड किसी भी वेव में। थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? किसी एक पॉइंट पे, कोई भी आप एक पॉइंट ले सकते हैं, सपोज ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे एक यूनिट टाइम में, यानी कि एक सेकेंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पास हुई तो कहेंगे हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, ठीक है। तो एक यूनिट टाइम में, लिखते भी जा रहे हैं आप लोग तो धीमे धीमे बोलना है या रिपीट करना है, बता दीजिएगा, ठीक है। किसी एक पॉइंट पे यूनिट टाइम में द नंबर ऑफ वेव्स पास्ड थ्रू दैट पॉइंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ठीक है। देन वेव नंबर, वेव नंबर जिसको हम म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन लेम्डा। अगर लेम्डा कैलकुलेट कर लेंगे, जस्ट आपको क्या करना है, 1 अपॉन लेम्डा करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ पॉइंट, टाइम पीरियड। कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये वेव्स के बारे में बात करते हैं। ठीक, अब वेव्स होते क्या है, इनको अगर हम डिफाइन करें तो वेव्स क्या होते हैं? इट इज जस्ट द डिस्टर्बेंस, ठीक है। और इसमें पार्टिकल मूव नहीं करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओनली द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। जब भी कोई वेव प्रोड्यूस होती है तो उसमें जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं, अप डाउन मूव कर रहे हैं, और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। किया होगा कहीं पे तालाब वगैरह देखा होगा, एकदम स्टैग्नेंट वाटर है, शांत है, इसमें कुछ भी अभी हरकत नहीं है, एकदम शांत है। उसमें आप क्या करते हो, एक पत्थर डाल देते हो तो रिपल्स फॉर्म होते हैं, वेव्स फॉर्म होती हैं। अगर उसमें एक फिर आप देखते हो कि जैसे कॉर्नर पे वेव्स जा रही हैं तो लगता है कि ये वेव्स ट्रांसफर हो रही हैं और यहाँ पे मैटर भी ट्रांसफर हुआ और वो वेव्स जो है थोड़ी दूर पे खत्म हो जाती है, यही तो है। लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होता है, पदार्थ वहां पे ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है। इसका भी एक्सपेरिमेंट, अगर कोई पत्ता वहां पे गिरा हुआ होता है तालाब में, पॉन्ड में, आपने पत्थर फेंका, वेव्स बनी, रिपल्स बनी, तो आप देखेंगे वो वेव्स तो पास ऑन होती हैं, प्रोपोगेट हो रही हैं, आगे तक जा रही हैं, और विद डिस्टेंस वो डिमिनिश हो जाती हैं, कम हो जाता है, उनका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाता है, और फिर एक पॉइंट पे जाके वो खत्म हो जाती है। लेकिन पत्ता वहीं पे ही रहता है। अगर आप ध्यान से दें, पत्ते का मोशन ऐसे ही अप डाउन होता है। तो वेव क्या, इट इज जस्ट द डिस्टर्बेंस, ठीक है, एंड द पार्टिकल्स ऑफ दैट रीजन जस्ट ऑसिलेट, सिर्फ ऑसिलेट करते हैं, और ऑसिलेट करते करते वो पार्टिकल्स अपने नेक्स्ट पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, फिर वो पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल को अपने एनर्जी ट्रांसफर करता जाता है। इसीलिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, बट मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। क्लियर? आया समझ में? ये होते हैं वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेव नेचर करें तो इसकी कुछ, पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते क्या हैं?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अभी बताया कि जब भी ये चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर चार्ज पार्टिकल, दूसरा चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में अगर मूव कर रहा है, इट विल अंडरगोज एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन होगा, जहां जहां पे जैसे इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो वहां पे एक्सेलरेशन होगा, और फिर वो अपनी कुछ एनर्जी एमिट आउट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहा गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में क्या होता है, जब भी ये जो रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, जब ये रेडिएशन निकल रही है, इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, तो देखा गया कि जो डायरेक्शन ऑफ वेव है, इसके जस्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं और ट्रांसमिट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। क्योंकि 3 डायमेंशनल डायग्राम है तो इसको देखिए शायद ध्यान से, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, ठीक है, इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, प्रोपगेट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और प्रोपगेट होगी। ऑल द 3 थिंग्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर इस डायरेक्शन में वेव है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और प्रोपगेट होगी, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑल द 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? आया समझ में? इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, हेंस द नेम इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, दूसरी ये पहला पॉइंट हो गया कि ये क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरा पॉइंट है अनलाइक साउंड वेव्स दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक जगह से दूसरे जगह तक प्रोपोगेट होने के लिए दे हार्डली रिक्वायर्ड एनी मीडियम, उनको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे कि साउंड वेव्स, अभी हम जो भी बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे रहा है जस्ट बिकॉज यहाँ पे एयर है, एयर इज अ मीडियम। अभी अगर ये वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट कर दें, एयर एकदम से यहाँ पे हटा दें, वैक्यूम क्रिएट हो गया है, तो हम जो भी बोल रहे हैं वट एवर आई एम स्पीकिंग आउट, आपको कुछ भी नहीं सुनाई देगा, या आप जो बोलेंगे वो हमें नहीं सुनाई देगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि उनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, है तो ठीक है, नहीं मीडियम है तो भी वो प्रोपोगेट करेंगे। और स्पीड ऑफ लाइट, जो अगर कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो क्या स्पीड होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को प्रोपोगेट होने के लिए, क्या स्पीड होगी? दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, c is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से प्रोपोगेट करते हैं। और मीडियम है तो फिर मीडियम है तो कुछ ना कुछ वहां पे हिंड्रेंस होगी, तो स्पीड कुछ कम है। क्लियर? डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। ठीक है, थर्ड पॉइंट, कई तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं और ये दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? वी डिस्टिंग्विश देम विद द हेल्प ऑफ दीज टर्म्स। हम कहते हैं ना, ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है या वेवलेंथ ये है, ठीक है, λ1 ले लिया। फिर दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ λ2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कई तरह की होती है, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम उनको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ से उनको डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, एंड द फोर्थ पॉइंट, व्हेन दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, वी गेट अ स्पेक्ट्रम। जब यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, किसी में भी अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, द फंडा इज कि हम कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को साथ में रख रहे हैं और उनको अरेंज कर रहे हैं, चाहे फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ किसी भी टर्म में अरेंज कर रहे हैं, उसके बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में। तो जो हमें साथ में रखने पे जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, आया समझ में?
कई सारी अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है विद डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, सबकी अलग अलग है। अगर उनको एक साथ रख दिया जाए बढ़ते हुए क्रम में, वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में या फ्रिक्वेंसी के घटते हुए क्रम में, कैसे भी रख सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो जो भी चीज हमें मिल रही है, स्पेक्ट्रम मिल रहा है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो C इज इक्वल टू म्यू लेमडा, और यू कैन राइट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाय लेमडा। दैट इज अगर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, आया समझ में। और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ और ऑब्वियसली ज्यादा होगी। देख सकते हैं यहाँ पे एक ये वेव है जिसकी ये वेवलेंथ क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट। फ्रीक्वेंसी अगर हम कहें, फ्रीक्वेंसी क्या था, किसी एक पॉइंट पे एक यूनिट टाइम में कितनी वेव्स पास होती हैं। तो अगर इस पॉइंट को हम कोई ले लें और यहाँ पे ये इस तरह से वेव्स आ रही हैं, तो इस पॉइंट पे यूनिट टाइम में नंबर ऑफ वेव्स जो पास हो रही है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। यहाँ पे कोई पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ वेव्स कम, यहाँ पे वेव्स कम प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि हायर वेवलेंथ है, तो नंबर ऑफ वेव्स जो पास होंगी इस पॉइंट से वो भी कम होंगी। यहाँ पे इतनी सारी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है तो किसी एक पॉइंट को अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो वहां से नंबर ऑफ वेव्स जो पास होंगी वो भी ज्यादा होंगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है तो वेवलेंथ क्या है, स्मॉल वेवलेंथ, और यहाँ पे अगर हाई वेवलेंथ है तो स्मॉल फ्रीक्वेंसी है। तो दोनों क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे बेस्ड आपको इजी न्यूमेरिकल्स अगर पेपर में है तो वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से, अगर इजी न्यूमेरिकल्स रखने हो पेपर में तो। ठीक है, आया समझ में, रख सकते हैं। कई बार होता है कि वेवलेंथ दिया उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी दिया है और वेवलेंथ में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, नाउ द वेव नेचर को प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट, जब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर होता है तो उसको प्रूव करने के लिए कोई फिनोमेनास होने चाहिए। किसके बेसिस पे कहा, किसी बेसिस, किसी आधार पे तो कहना चाहिए ना कि इसका वेव नेचर है, प्रूव्ड है। ठीक है, जो ये वेव नेचर है देखते हैं, इसके लिए प्रूव करने के लिए दो फिनोमेनास होते हैं। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको प्रूव करने के लिए दो फिनोमेनास हैं। फर्स्ट वन इज डिफ्रैक्शन एंड द सेकेंड वन इज इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ अ लाइट या वेव अराउंड एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। कोई ऑब्स्टिकल आ गया, कोई हिंड्रेंस आ गई, भाई क्या है, वेव सीधे ट्रैवल कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है, अगर कोई हिंड्रेंस आ जाती है तो वो बेंड होके निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाइट जल रही है, ठीक है, अगर ये दरवाजा बंद कर दिया जाए तो भी बाहर कोई भी खड़ा होगा उसको दिखाई देगा कि अंदर लाइट जल रही है। लाइट पूरे में फैली हुई है, स्ट्रेटली ट्रैवल करती है, वो क्या करे, दरवाजा बंद है तो उसको जहां से स्पेस मिली, साइड से, नीचे से स्पेस मिली, साइड से कहीं अगर दराज है, साइड से स्पेस मिली, वो अपने आप को बेंड करके निकल जाएगी। ठीक है, तो जब बाहर निकल रही है तो जो बाहर इंसान खड़ा है उसको दिखाई देगा कि हाँ अंदर लाइट जल रही है। ठीक है, देखा होगा सनलाइट होती है बाहर, कमरा अंदर बंद है, कर्टन्स पड़े हुए हैं, एकदम डार्क रूम है, कहीं कोई स्लिट है, कहीं कोई दराज है, तो सनलाइट अंदर बेंड करके अंदर रूम के अंदर एंटर कर जाती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वेव। वेव ही बेंड करके निकल सकते हैं, हम और आप नहीं निकल सकते हैं। दरवाजा बंद है, हम लोग निकल सकते हैं नहीं।
ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी शो करते हैं कि अगर वो प्रोपोगेट कर रहे हैं, रास्ते में कोई हिंड्रेंस आई, बेंड करके वो निकल सकते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस दो तरीके के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब दो वेव्स को आप ऐड कर सकते हैं, जैसे एक वेव ये है और दूसरी वेव जो है वो इस तरीके की है। ठीक है, तो अगर इन दो वेव्स को ऐड किया जाए जिनका सेम ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, तो अगर इनको हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, a wave of approximately double the amplitude, दोनों का एम्पलीट्यूड जोड़ के कोई एक वेव मिल रही है। जस्ट लाइक अगर साउंड वेव्स का एग्जांपल लिया, जो कि आपने डेली लाइफ में देखा भी हुआ है, असेंबली में प्रेयर करते हैं, सभी बच्चे एक ही प्रेयर कर रहे हैं, लिरिक्स सेम है, सुरताल सब सेम है, तो जो लाउड वॉइस सुनाई देती है एकदम, सबका एम्पलीट्यूड एड ऑन होके लार्ज एम्पलीट्यूड, तो जोर से आवाज सुनाई देती है, दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में भी ये होता है, उनका वेव नेचर है, उनकी वेव्स को आप इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर एम्पलीट्यूड डबल हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या होगा, एक वेव है इस तरीके की, ठीक है, दूसरी वेव जो उसको हम ऐड कर रहे हैं उसको ऑपोजिट उसका, ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया है। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नेग्लिजिबल सा इफेक्ट मिलेगा, रिजल्टेंट जो है वो नेग्लिजिबल होगा। ये भी आपको डेली लाइफ से अगर रिलेट किया जाए, साउंड वेव्स एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे स्कूल ओवर हो जाता है, सब छुट्टी हो जाती है, सब जाने लगते हैं, या एक टीचर गई और दूसरे टीचर के आने के बीच में जो टाइम गैप होता है, तो सब बातें करने लगते हैं, सब अपनी ही बात कर रहे हैं। जो स्कूल ओवर हो गया, सब निकल रहे हैं, स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं, तो सब अपनी ही बातें कर रहे हैं। और अगर वहां पे कोई खड़े होके आपकी बातें समझना चाहे कि क्या कह रहे हो, रिजल्टेंट जीरो, क्योंकि सबकी साउंड वेव्स अलग ही जा रही है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है, वेवलेंथ अलग है, एम्पलीट्यूड अलग है, सब चीज अलग है। और अगर उसको जोड़ के अगर हम कुछ चाहें कि हम समझें कि क्या कह रहे हो, कुछ नहीं समझ में आए, तो ये वो चीज होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का भी ऐसा ही नेचर होता है। ठीक है, वो भी ये डिफ्रैक्शन ऑफ इंटरफेरेंस शो करते हैं। दैट इज वी हैव प्रूफ कि ये फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दिखाते हैं। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेव नेचर होता ही है, इसको डिनाई नहीं कर सकते, झुटला नहीं सकते हैं। ठीक है, बट वी डू हैव सम एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें हम पार्टिकल नेचर भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, तो करा जाए उसको। नाउ द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, समझ में आ गया? नाउ द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, इसमें जो हॉट बॉडी रेडिएशंस होते हैं, हॉट बॉडी रेडिएशंस, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है, उसको उसके बाद स्टडी करेंगे। यहां से क्या प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन रॉड का एग्जाम्पल लेते हैं, उसको हीट कर रहे हैं। अभी आयरन रॉड क्या है, रूम टेम्परेचर पे है,
जब आपने हीटिंग स्टार्ट करी तो वो थोड़ा डल रेड दिखाई देगा, ठीक है। आयरन ऑब्जेक्ट आपने लिया है, आयरन रॉड, इसको आप हीट कर रहे हैं तो पहले क्या होगा, डल रेड दिखाई देगा। अगर हीट करते जा रहे हैं तो वो डार्क रेड दिखाई देगा। फर्दर हीट करते जा रहे हैं तो वो व्हाइट दिखाई देगा। उसके बाद ब्लू, पेल ब्लू और फिर उसके बाद डार्क ब्लू। ये ऑब्जर्वेशन आता है, ठीक है। अगर हम विबग्योर की बात करें, देखा है ये वाला प्रिज्म होता है, व्हाइट लाइट पास करते हैं इस प्रिज्म के थ्रू। तो यहां पे अगर स्क्रीन लगी है, कोई व्हाइट स्क्रीन लगी है, तो ये क्या है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है व्हाइट लाइट। यहाँ पे एयर है और ये ग्लास है, तो रेयर यहाँ पे क्या होगा, मीडियम जो है हल्का है और यहाँ पे घनत्व ज्यादा है। रेयरर से डेंसर मीडियम जा रही है, तो जाना तो स्ट्रेट चाहिए था लेकिन वो डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। अगेन डेंसर से रेयरर मीडियम जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अगेन वो डिफ्लेक्ट करेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जब डिफ्लेक्ट करेगी तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो वॉयलेट का होता है। इसी तरह सारस में जो आपको अलग अलग रेडिएशंस दिखाई देंगे, अलग अलग कलर दिखाई देंगे, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इस तरीके से पूरा का पूरा विबग्योर आपको मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम जो है डेविएशन किसका होगा, डिफ्लेक्शन किसका होगा, वॉयलेट का, और मिनिमम जो होता है वो रेड का होता है, ठीक है। यहां से एक चीज और भी आती है, जब भी आप रोड पे निकलते हैं, ठीक है, कहीं पे कोई डेंजर साइन होता है, वो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू से नहीं पेंट किया जाता है, या उसको रेड से किया जाता है। क्यों? क्योंकि रेड की स्कैटरिंग पावर, डिफ्लेक्शन पावर कम होती है। अगर कहीं पे कुछ डेंजर साइन होगा तो एकदम से झटके से देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे डेंजर है, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन तो एकदम मर्ज हो जाते हैं, तो एकदम से अट्रैक्शन कैच नहीं करते हैं। देखा होगा कहीं पे रोड में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, तो वहां पे जो भी है तो कुछ ना कुछ रेड जरूर लगा देते हैं वहां पे, ठीक है। रेड फ्लैग लगा दिया छोटा सा, कि कोई भी वहां से निकल रहा है तो उसको दूर से दिखाई देगा। या कहीं पे गड्ढा हो जाता है, बारिश वारिश होता है, कुछ लैंडस्लाइड हो गया है, वहां पे गड्ढा आया, तो वहां पे कुछ रेड फ्लैग, कुछ ऐसे रेड कपड़ा रख देते हैं, ताकि लोगों को जो अंधेरे में भी जाएं तो गाड़ी की हेडलाइट में एटलीस्ट वो रेड जल्दी दिखाई देगा, ठीक है। कई बार देखा है वो सरिया लेके जाते हैं ओपन, कई ट्रॉली वगैरह में सरिया, तो सरिया बाहर तक निकली रहती है, तो क्या करते हैं उस सरिया में भी, सरिया ब्राउन कलर की है, इजिली कैच नहीं होता है, कि अगर पीछे से जा रहे हैं तो जो बाइक है या कोई 4 व्हीलर है कुछ है, तो उसको एकदम से ब्राउन कलर नहीं नोटिस होता है, उसमें जरूर आप देखेंगे रेड कलर का कोई कपड़ा बांध देते हैं, तो एकदम से कैच होता है कि अच्छा ये सरिया है। अगर नहीं ध्यान देंगे तो फिर वो पूरा पार हो जाएगी, ठीक है। तो रेड का स्कैटरिंग पावर कम होती है, इसीलिए कहीं भी डेंजर साइन है वो रेड से बनाया जाता है। अब यहाँ पे आते हैं इस एक्सपेरिमेंट पे। हॉट बॉडी, आपने आयरन रॉड को हीट करा, पहले वो रूम टेम्परेचर पे थी, उसके बाद इसका हीटिंग स्टार्ट किया तो डल रेड, फर्दर हीट करते जा रहे हैं तो डार्क रेड, व्हाइट, ब्लू और डार्क ब्लू हो रहा है। तो ये जो विबग्योर है, रेड की क्या होती है, वो हाई वेवलेंथ होती है, या कह सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और वॉयलेट, यहाँ वाला जो रीजन है वॉयलेट इंडिगो का, यहाँ पे लो वेवलेंथ इनकी होती है और हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। कोई भी बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ, परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशंस नहीं होती है। जो बॉडी सारे का सारा रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रही है और सारा का सारा रेडिएशंस एमिट आउट कर रही है, उसको हम कहते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। बट एक्चुअली एज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता नहीं है, वो आइडियल चीज है, ठीक है। ऐसी कोई ऑब्जेक्ट जिसको आप हीट कर रहे हैं तो सारे के सारे रेडिएशंस एब्जॉर्ब भी कर रही है और फिर सारे के सारे रेडिएशंस एमिट भी कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, और जो कि पॉसिबल नहीं है, इन रियलिटी होती नहीं है, ठीक है।
तो अदर देन परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो दूसरे बॉडीज हैं, तो उनको क्या, जब आप हीट करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो जितनी रेडिएशन, कुछ रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब करेंगे तो कुछ एमिट आउट करेंगे। 100% एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, कुछ एब्जॉर्ब करेंगे और कुछ एमिट आउट करेंगे, उत्सर्जित करेंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, जो आयरन रॉड है, जो रूम टेम्परेचर पे था, इसकी हाई हीट कैपेसिटी थी रूम टेम्परेचर पे, जब आपने हीटिंग स्टार्ट भी नहीं करी थी। हर एक ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी होती है, हीट को बेयर करने की क्षमता, कि कितनी हीट को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी रूम टेम्परेचर पे उस आपने गर्म बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है, तो हाई हीट कैपेसिटी। ठीक है, जैसे जैसे हीट करना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी। अभी क्या है, उसकी हीट कैपेसिटी बहुत हाई है, तो जो आप हीट कर रहे हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को, वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होता है, E = h न्यू। h यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है, याद है, 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो अभी जब उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो वो हाई एनर्जी की रेडिएशंस, हाई एनर्जी का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। दैट इज ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इन सबको एब्जॉर्ब करेगा। और कुछ तो वो एमिट भी करेगा ना, परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो है नहीं, कुछ तो एमिट भी करेगा। तो लो फ्रीक्वेंसी की लाइट को वो एमिट कर देगा, इसलिए हमको वो डल रेड दिखाई देता है। हमें कलर कैसे दिखाई देता है, व्हाइट लाइट पड़ रही है, ठीक है, विबग्योर के सारे कलर्स उसने एब्जॉर्ब करे, और कोई एक कलर, वो सपोज रेड वो एमिट कर रहा है तो हमें रेड दिखाई देगा, अगर वो ग्रीन एमिट कर रहा है तो हमें ग्रीन दिखाई देगा। यही तो है। तो उसने क्या किया, हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया और लो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को एमिट किया, इसलिए हमें रेड दिखाई दे रहा है। फर्दर हीट करते जा रहे हैं तो थोड़ा और डार्क रेड हो जाता है, एक पॉइंट पे व्हाइट हो जाएगा। आयरन रॉड को देखा है, एकदम व्हाइट भी हो जाता है, व्हाइट दिखने लगता है हीट कर। और जैसे जैसे आप उसको हीट करते जाएंगे, उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, ऑलमोस्ट फुल हो रही है। हीट को होल्ड करने की टेंडेंसी उसकी कम, क्योंकि ऑलरेडी उसको हीट काफी मिल चुकी है। ठीक है, तो अब हीट को होल्ड करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो अब क्या होगा, अब वो लो फ्रीक्वेंसी की लाइट, क्योंकि अब ऑलमोस्ट फुल की तरफ पहुंच रहा है, ठीक है, लेकिन आपने हीटिंग कंटिन्यू रखी है, तो वो अब क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसी यानी कि लो एनर्जी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, और हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एनर्जी की जो रेडिएशंस है उसको एमिट आउट करेगा। तभी हमें ब्लू, पहले पेल ब्लू और फिर डार्क ब्लू दिखाई देता है। आया समझ में? ये हीट कैपेसिटी का रोल है। पहली चीज कि 100% एब्जॉर्बर और 100% एमिटर ऑफ रेडिएशंस कोई भी नहीं होता। अगर होता है तो उसे ब्लैक बॉडी कहते हैं, बट इन रियलिटी ऐसा कोई भी नहीं है। जितनी भी आप हीट दे रहे हैं उसे, तो कुछ रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब करेगा, कुछ एमिट आउट करेगा। अभी हीट कैपेसिटी ज्यादा है स्टार्टिंग में, तो हाई एनर्जी या हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब करेगा और लो फ्रीक्वेंसी की एमिट आउट करेगा। और जैसे जैसे हीट कैपेसिटी ऑलमोस्ट फुल हो रही है तो वो क्या करेगा, अब की बार लो फ्रीक्वेंसी की एब्जॉर्ब करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी की एमिट आउट कर देगा। क्लियर है ये सारी चीजें? इसलिए ये कलर हमें दिखाई देता है इस तरीके से। इसको आप दोनों तरह से वेवलेंथ में भी इसको स्टडी कर सकते हैं। इसका एक ग्राफ भी बना हुआ है बुक में, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से है, एट T1 टेम्परेचर, यहाँ पे वेवलेंथ लिया गया है, ठीक है, 1000, 2000 इस तरीके से वेवलेंथ लिया गया है, और यहाँ पे इंटेंसिटी, ठीक, T1 टेम्परेचर पे। तो आप देख रहे हैं जब आप उसको हीट कर रहे हैं तो ये एमिटेड लाइट का, एमिटेड रेडिएशंस का ग्राफ बना हुआ है। जब आप उसको हीट कर रहे हैं,
पहले क्या होगा, हाई वेवलेंथ की लाइट एमिट कर रहा है, और जैसे जैसे आप हीट फर्दर करते जाएंगे तो वो लो वेवलेंथ की लाइट एमिट करता है। ठीक है, तो हाई वेवलेंथ की लाइट एमिट कर रहा है, फर्दर हीट करते जा रहे हैं, एक मैक्सिमा आ रहा है, और उसके बाद फर्दर हीट करते जा रहे हैं तो अब वेवलेंथ जो हो रही है वो डिक्रीज कर रही है। आ गया समझ में ग्राफ? ठीक, टेम्परेचर हाई कर देंगे तो जो ग्राफ है वो थोड़ा और लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लेफ्ट में ग्राफ शिफ्ट कर जाएगा, दैट इज लो वेवलेंथ की लाइट को एमिट आउट करना। जो बॉडी है, जो जिस भी बॉडी को आप हीट कर रहे हैं, हॉट बॉडी, वो लो वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगी, और भी ज्यादा लो वेवलेंथ। ठीक है, होता है क्या, जैसे हम लोग के पास भी पैसे होते हैं, वॉलेट में, पर्स में पैसे होते हैं, खर्च करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि टूटे पैसे होते हैं कि जल्दी खर्च कर दो। बड़ा नोट 2000 का पिंक वाला रखा रहा है तो अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, इसी तरह हॉट बॉडी भी क्या करता है, वो उसको उतनी एनर्जी एमिट आउट करनी है, लेकिन क्या करता है कि वो स्मॉलर वेवलेंथ की जो है एनर्जी एमिट आउट करता है। ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखा है, E इज इक्वल टू hc/λ लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, स्मॉलर, उसको एमिट तो करनी है, एनर्जी एमिट आउट तो करनी है, तो वो क्या करता है, स्मॉलर वेवलेंथ, ये इधर स्मॉलर वेवलेंथ आएगी ना, तो उतनी एनर्जी को स्मॉलर वेवलेंथ वाले रेडिएशंस के फॉर्म में एमिट करना है। खर्च 100 रुपए ही करने हैं, लेकिन 10-10 के फॉर्म में करो तो सही रहता है। एकदम से 100 रुपए खर्चा लगते हैं, 100 रुपए खर्चा हो गए, है ना, 10-10 के फॉर्म में खर्चा करो, 10-10 रुपए, कहीं 15-20 या 5 रुपए, तो चलो ठीक है, उतना झटका एक बार में नहीं लगता है। ठीक है, तो जब एमिट करते हैं तब भी आप देखेंगे यहाँ वाला जो ग्राफ होता है, बुक में भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ का थोड़ा स्लांटिंग होता है, बट यहाँ पे जैसे फर्दर आप हीट करते जा रहे हैं, अब उसको क्या है, हाई एनर्जी की रेडिएशन एमिट करनी है, हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करनी है, बट हाई जो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करेगा तो जो रेडिएशंस हैं उनकी वेवलेंथ स्मॉल हो जाएगी। और ये फिनोमेना तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम ये माने कि कोई भी कोई भी बॉडी है जो एनर्जी गेन कर रही हो या एमिट कर रही हो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, ये एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ही गेन करते हैं और एमिट आउट करते हैं। ये किसने थ्योरी दी थी? प्लैंक्स ने। और उन्होंने एनर्जी बंडल को क्या नाम दिया? एनर्जी पैकेट बोलते हैं या एनर्जी बंडल बोलते हैं। उन्होंने नाम दिया, सिंगुलर है तो क्वांटम और प्लूरल है तो क्वांटा। उन्होंने कहा कि कोई भी बॉडी जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी या एमिट करेगी, इट डू सो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटास। ठीक है, क्वांटा अपने आप में प्लूरल है तो एस नहीं लगाना है। ठीक है, क्वांटा के फॉर्म में ही, और एक क्वांटा की एनर्जी जो है वो E इज इक्वल टू h न्यू से निकाल सकते। ठीक है, सनलाइट मिलती है, सनलाइट से एनर्जी है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वहां पे जो एनर्जी पैकेट्स हैं उनको नाम दिया फोटोन, और प्लूरल है तो फोटॉन्स। ठीक है, तो जो हमने कहा कि यहाँ पे जब एमिट आउट कर रहा है, जब आप हीट करते जा रहे हैं, जब उसकी हीट कैपेसिटी ऑलमोस्ट फुल हो रही है, हाई फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस एमिट आउट कर रहा है, यानी वो क्वांटा वो एमिट आउट कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो या वेवलेंथ लो हो। वेवलेंथ यहाँ पे लो है, तो वो एनर्जी पैकेट्स, वो एनर्जी बंडल या क्वांटा वो एमिट आउट कर रहा है जिसकी वेवलेंथ कम। वही बताया ना कि 100 रुपए एकदम से खर्चा करना या 10-10 रुपए के फॉर्म में खर्चा करना वो थोड़ा आसान होता है। आया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? तो ये तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम ये माने कि इनका पार्टिकल नेचर भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। ठीक, नादो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक और फिनोमेना है जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं, और तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम ये माने कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनका पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी करके देखते हैं साथ में।
एक क्वेश्चन करा जाए, थोड़ा लैंग्वेज में ज्यादा है, ध्यान से सुनेंगे तो बता सकते हैं। कुछ हम स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, 4 ऑप्शन जैसे होते हैं, तो 4 स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है जिसको डाल्टन ने प्रपोज नहीं किया था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ना,